हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग अपने बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा और ये भी अंदाजा लग जाएगा कि हमारा जो माध्यमिक परिषद कक्षा 10 का परीक्षा है उसमें हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है और उस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। हम सभी क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे, मात्र वही क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सपेक्टेड है, आने वाले हैं। तो जिसमें हमारा आज का जो पहला सवाल होगा वो हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का सवाल, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ से। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो एल्गोरिथम परिमेय है वो यहाँ से शुरू होता है, BQ + R। इसे हम भाज्य संख्या को रखते हैं, यहाँ हम भाजक, भाज्य और यहाँ से फल को हम रखते हैं। इसी के सहायता से हमें मसक ज्ञात करने हैं। तो हम इसमें पहला सवाल देखेंगे 135 ए बराबर हम लिख लेंगे 225, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। इसी विधि से हमें इसे मौसम निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग करते हैं। जैसे 225 भागे 135, एक बार ले जाएंगे, यहाँ 135 0 9 यहाँ पर जाएगा। अगर इसे हमें इस फार्मूले पर, इस प्रमेय पर रखना हो तो हमें कैसे लिखना होगा, यही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 225 इक्वल 135 गुणे 1 + 90। इसी प्रकार हमें जब तक यहाँ से 0 न आ जाए तब तक हमें इसी भाग का प्रयोग करते रहना है। जैसे अब यहाँ 135 भागे 90, एक बार यहाँ फिर जाएगा 5 और 4। इसे हमें पुनः इसी प्रकार से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 135 इक्वल 90 गुणे 1 + 45। हमें यहाँ 0 लाना है। फिर अगले क्रम में चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम 90 में शेषफल से भाग करते हैं 2 बार। तो हम यहाँ फाइनली अब आ चुके हैं अपने आंसर पर, और यहाँ 0। जब यहाँ 0 आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा सवाल पूरा हो चुका है। जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा मौसा होगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः HCF मौसा इक्वल 45। अतः हम चाहेंगे कि आप लोग इस विधि को आप बार बार दोहरा लें। यहाँ से क्वेश्चन आने निश्चित हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसी क्रम में हम यहाँ से अब अगला सवाल देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो कौन सा है। तो 1.1 का प्रश्न संख्या तीसरा जो आने की संभावना है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड
के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन दोनों स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। तो यहाँ मार्च करने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जब कोई सेना परेड करती है तो एक टुकड़ी के रूप में चलती है, जैसे इस तरह। सदस्य अगर उस पंक्ति में और स्तंभ में अगर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे खड़े होते हैं। मान लीजिए कि ये सब सेना की टुकड़ी है, तो आपने देखा होगा कि अच्छा ऐसे स्क्वायर के रूप में हो जाते हैं। मतलब एक पंक्ति में जितने सदस्य होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 ही लाइन होती है। मतलब इधर से भी उतना ही, इधर से भी उतना ही। तो इसमें टोटल 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली एक टोली के पीछे लगाना है। यानी कि हम देखें, ये सवाल में पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम कि 616 सदस्यों की एक टोली बन जाए। तो इसके लिए हम मौसम निकाल देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि कितने सदस्य होंगे अधिकतम। जैसे हम A बराबर BQ प्लस R एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन विधि से हम इसका मौसम निकालेंगे। तो यहाँ A बराबर हम लिख लेंगे 616 और B बराबर लिख लेंगे हम 32 और हम करते जाएंगे। जैसे 616 में हम 32 से भाग देंगे, यहाँ एक बार 32, यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9 और 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से 6। यहाँ हम देखेंगे कि कितने बार, 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28। यहाँ 8 16 में से और यहाँ कट जाएगा। तो हमें इस रूप में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। जब तक यहाँ 0 आएगा नहीं तब तक हमारा मौसम ज्ञात नहीं होता। तो फिर से हमें करना होगा, यहाँ हमें 32 लिखने होंगे। 32 इक्वल पुनः हम यहाँ से भाग कर लेंगे, यहाँ से 32 और चौका 32, शेषफल 0। तो 8 × 4 + 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो अंतिम शेषफल है वो 0 आ चुका है और अंतिम जो भाजक है वो 4 है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो मौसम होगा वो 8 होगा। अतः HCF यानी मौसम इक्वल 8। तो हम कह सकते हैं कि जो 32 सदस्यों वाली जो टुकड़ी है उसमें अधिकतम 8 सदस्य ऐसे खड़े होंगे तो टोटल हमारे सदस्य खड़े हो सकते हैं। तो अतः स्तंभ क्या पूछ रहा है जिसे मैच कर रहे हैं, अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल 8, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब तक हमने 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर विचार कर लिए हैं। अब हम अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ
अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए हम पहले ये मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम विरोधाभास से सिद्ध करते चलेंगे। तो हम लिखेंगे कि √5 = p/q, √5 = p/q। यहां से हम सिद्ध करते करते विरोधाभास करेंगे, उसके बाद से हम अपने परिणाम पर पहुंच जाएंगे। यहां से √5 q = p, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 p √5q = p²। यहाँ से हम देखेंगे कि 5q² = p²। यहाँ हमें समझने होंगे एल्गोरिथम विभाजन की विधि में, जैसे यहाँ bq + r, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो b = 5 है, यानी ये भाजक है। भाजक हमारा 5 है, जो इसमें गुणा करने पर ए का स्थान लिया है, यानी अभाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे कि जो 5 है वो p² को विभाजित कर सकता है, 5 p² को विभाजित कर सकता है। इसे हम समीकरण लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, अतः इसलिए p को भी विभाजित करेगा। जो p² को विभाजित कर सकता है वो p को भी विभाजित करेगा। इसीलिए यहाँ 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 p को विभाजित करता है, और अब हमें ये सिद्ध कर देने हैं कि 5 जो है q² को भी विभाजित करता है। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए p को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि माना p बराबर, यहाँ 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, जितना रहेगा उतना ही मान लेंगे, जिससे कि आसानी होगी हमें। 5c मान लेंगे, 5c, और समीकरण 1 में रखने पर तो हम यहाँ रखेंगे 5q² = इसके स्थान पर हम 5c रखेंगे, तो 5c का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5q² = 25c²। यहाँ से हम 25 को कटा लेंगे, तो q² = 5c। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि q यहाँ 5 जो है q को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 में c से गुणा करने पर ये q² आएगा। तो 5 q को विभाजित कर रहा है और यहाँ 5 p को विभाजित कर रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5c। तो हम लिखेंगे अतः 5
क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, अतः इसलिए हम देख रहे हैं कि 5 P और Q, 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, अतः √5 अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसके दो फैक्टर, दो गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या 5 2 है इसके, पता। तो आइए दोस्तों, अब तक हम 3 क्वेश्चन के बारे में जान चुके हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। उसी क्रम में अगला एक क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने हैं। जैसे 140 हम यहाँ देखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 14 35 2 7 14 0 का 0 2 तिहाई 6, इसमें से 1 बचा 10, 2 बचे 10, 5 7 35 और यहाँ 1 बार। ये तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि इसमें जो भी संख्या आए वो सभी अभाज्य होनी चाहिए। जैसे 2 गुणे 2 5 × 7, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 5 × 7। तो हम 140 या किसी भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड अगर बताना हो तो हम उसका सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखकर उसे पावर घात के रूप में लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है जो काफ़ी आसान और बेहद सवाल है। तो अगला अगर क्वेश्चन हम देखें तो आइए दोस्तों, अगला जो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, एक क्वेश्चन हमारा है 1.4 का तीसरा सवाल, जिसमें लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं का के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है और Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो हम देखेंगे इस यहाँ सवाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर इसको यहाँ बार दिया है
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बार दिया है, तो सबसे पहले हमें इसे p/q के रूप में लिखने होंगे। तो हमें लिखने होंगे कि माना x बराबर 43.1 2 3 4 5 9। इसका मतलब कि ये बार बार आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर से 1 2 9, इसी प्रकार अनंत तक। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कितने अंक दोहरा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक दोहरा रहे हैं। इसलिए हमें इसको दशमलव के इधर लाने के लिए हमें दोनों पक्षों में इसे हम समीकरण 1 मान लें। दोनों पक्षों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 पर 9 जीरो, 9 जीरो से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 1 पर उतने जीरो से गुणा कर देने पर हमारा ये जो दशमलव है वो यहाँ आ जाएगा। करने पर दोनों पक्षों में इतना से गुणा करने पर, तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 x इक्वल, इसमें हम गुणा करेंगे इतना से, तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा इतना। पुनः इतना वाला भाग दशमलव के इधर, ये तो अनंत तक है, तो फिर से हम यहाँ पर यही मिल सकता है हमें, फिर अनंत तक समीकरण। अब इसे हम समीकरण 2 मान लें। तो अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट होगा वो x, जैसे यहाँ हम घटा कर देख लें 1 2 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 हो गया 9 हो गया 9 9 9 9 9 9 और यहाँ भी 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 इक्वल। यहाँ हम अगर घटाना चाहें तो हम ऐसे घटाएंगे 45 1 2 3 9 पॉइंट यहाँ से घटाते हैं 43 1 2 9। इसे हमें घटाने हैं। तो दोस्तों अगर घटाना चाहें तो हम यहाँ देखिए हमारा जो दशमलव के बाद जो अंक है, दशमलव के इधर 2 अंक लिख दिए, दशमलव के बाद पुनः यही अंक आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हम घटाएंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा और यहाँ हम देखेंगे तो 6
8 में से 4 जाएगा 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 43, 1, 4, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 और 6, उसके बाद दशमलव 0, 0। यहाँ से हम x इक्वल 1, 2 बाटा में यहाँ ये आ जाता है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये संख्या थी वो p बटा q के रूप में आ चुकी है। जैसे यहाँ हमें p बाई q के रूप में आ चुकी है। p के स्थान पर ये संख्या और q का स्थान पर यह संख्या। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है, क्या इतना परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है p बटा q के रूप में आ चुकी है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः यह परिमेय संख्या है। और उसके बाद ये भी पूछा है कि q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो q इक्वल हम देख रहे हैं कि यहाँ इतना आया है। जैसे q बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 9। अगर इसका हम गुणनखंड निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि इसका गुणनखंड अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो q बराबर इतना यहाँ से आया है, तो 2 और 5 अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है 2 और 5, जैसे 2 और 5 लिखेंगे तो अंत में 0 आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल संख्या 9 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इतना का गुणनखंड इतना हम लिख सकते हैं कि इतना का गुणनखंड 2, 5 के अतिरिक्त है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड क्यों डायरेक्ट हो गया, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखने होंगे। हम चूँकि क्रैश कोर्स के माध्यम से यहाँ पर तक पहुँचे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रखें जो हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे हम अगली प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।